Yeah, I think we are good to go. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and enjoying this journey along Webcam Plus. As I told you in the message that our today's session is all about backend, especially emphasizing on Node.js, Express, MongoDB, and APIs, etc. And for this session, we have Sahil Ijaz. Sahil Ijaz is a backend developer, already having almost 1 year of experience in the industry in backend development and especially in Node.js. So साहिद इजाज आज के हमारे इस सेशन के लिए इंस्ट्रक्टर होंगे और वो जो है हमें बैकएंड के बारे में सिखाएंगे। अगला सेशन भी साहिद इजाज प्रेजेंट कर रहे होंगे जिसमें हम एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जो नेक्स्ट वीक हमारा सैटरडे का सेशन होगा। उसके बाद अगेन जैसे मैंने आप सबको पहले बताया हुआ था हमारा लास्ट सेशन एक इंडस्ट्री के पर्सन के साथ होगा जो कि अरहम सॉफ्ट में सीआईओ हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। संडे का सेशन हमारा उनके साथ होगा जो कि हमारा जनरल टॉपिक्स पे होगा। अगर किसी को करियर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो, अगर किसने टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ भी लर्निंग के बारे में, स्किल्स के बारे में कुछ भी गाइडेंस देनी हो तो आप सब जो है उस दिन अपने उनसे जो है ले सकते हैं। सो आज साहिल, आई थिंक यू कैन स्टार्ट। ओवर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब फाइन होंगे और अब इस रमज़ान के साथ साथ इस वेलकम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि अभी सुल्तान ने आपको बताया कि आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली बैकएंड के रिलेटेड होगा और मैं आपको जो है बैकएंड के रिलेटेड गाइड करूँगा। ऑल्दो हमारे पास टाइम जो है काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके हम इसको कवर कर सकें। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बेसिक्स और इसको हम इंशाल्लाह इस लेवल पर लेके जाएंगे कि वो लोग जो कि इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिनका इन चीज़ों के साथ है नॉलेज, उनको भी इससे बेनिफिट हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली बैकएंड होता क्या है। अब जैसे आप सब लोग मतलब वेबकैम के अंदर आए हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है, वो किस तरीके से काम करती हैं। अब कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका कभी भी एक पोर्शन नहीं होता, यानी उसका कभी भी एक पार्ट नहीं होता। ये हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो कि आपको विजिबल होता है, यानी यूज़र इंटरफेस। जैसे अभी आप अगर इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, आपको फ्रंट एंड के ऊपर सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं, उनकी प्रोफाइल शो हो रही है, उनके नेम शो हो रहे हैं, ये इसका एक फ्रंट एंड पार्ट होगा। और उसके बाद एप्लीकेशन का आ जाता है बैकएंड। अब बैकएंड का मतलब वो चीज़ होती है जो कि आमतौर पे एक यूज़र को विज़िबल तो नहीं होता, लेकिन वो ही सारी की सारी लॉजिक पीछे हैंडल हो रही होती है। अब आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो, आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे काम किस तरीके से हो रहा है। मतलब एप्लीकेशन को देख के आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये काम हो क्या रहा है, लेकिन आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि काम हो किस तरीके से रहा है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लॉगिन करते हैं, आप उसको अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं। क्रेडेंशियल्स मतलब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उस वेबसाइट को दे दिया और आपने उस बटन को प्रेस कर दिया। अब कोई भी यूज़र या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही अगर लॉगिन कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक सिर्फ़ इतने ही आप काम आप कर रहे हैं कि आपने उसको अपनी ईमेल यानी यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है। अब उसके बाद उसके पीछे जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब उसके पीछे जो लॉजिक लगी है, वो एक बैकएंड डेवलपर या किसी भी पर्सन ने, बैकएंड इंजीनियर ने जिसके उस एप्लीकेशन के बैकएंड के ऊपर काम किया है, उसने लगाई होगी। वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, आपके क्रेडेंशियल्स यानी यूज़र नेम और पासवर्ड को लेगा। उनको लेने के बाद उनको वेरीफ़ाई करेगा, वेरीफ़ाई करने के बाद अगर तो आपके क्रेडेंशियल्स मैच करते हैं, जो कि स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, तो आपको जो है लॉगिन करने की परमिशन दे देगा। अब यहाँ पे जो मुझे कुछ टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं जैसे सर्वर और डेटाबेस। अब बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। अब जो सर्वर है ना, सर्वर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरफ़ेस की तरह काम कर होता है, जो कि क्लाइंट की किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है? अब जैसे मैं आपको लॉगिन वाली एग्ज़ाम्पल का बता रहा था, उसके बाद आपने अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए। प्रोवाइड करने के बाद आपने साइन इन या लॉगिन का बटन जो भी वहाँ पे यूआई के अंदर डिस्प्लेड है, आपने उसको
प्रेस किया, इस केस में आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट की है कि आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होना चाहते हैं। अब उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो आपके क्रेडेंशियल्स डेटाबेस से में स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स के साथ मैच किए गए हैं और वेरीफाइड हुए हैं, और उनके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होने की परमिशन दी गई है। ये था एक रिस्पॉन्स, यानी कि जब भी कोई यूजर किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, बेसिकली वो उससे रिक्वेस्ट करता है। वो रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर लॉगिन की फॉर्म में थी, और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब इसके बाद बात आ जाती है डेटाबेस की, कि डेटाबेस बेसिकली क्या होता है। अब जब आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, किसी भी आप वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी एक डेटाबेस होती है। अब डेटाबेस का मतलब होता है रॉ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसके अंदर जो सा डाटा, ये नहीं कि किसी भी फॉर्म का डाटा हो सकता है। डेटाबेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी आपके यूजर्स होते हैं, आप उनका डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो डेटाबेस होगी, ऑब्वियसली उसके अंदर जितना भी डाटा अवेलेबल होगा और स्टोर होगा, वो तमाम स्टूडेंट्स का ही होगा जो कि उस सिस्टम के थ्रू आपके साथ लॉग इन या इनरोल्ड है। अब इसके बाद एक चीज आ जाती है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। हमने भी देख लिया कि सर्वर क्या होता है और डेटाबेस क्या होती है। अब इनके बाद चीज आ जाती है एक एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है ना, यानी एपीआई, ये आप यूँ समझ लें कि डेटाबेस की बैकएंड डेवलपमेंट की एक कोड है। यानी ये आपके सर्वर, यानी कि जो आपका बैकएंड पार्ट है, उसको और आपके फ्रंट एंड को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इस तरीके से करते हैं कि जैसे हमने अभी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हम इसी एग्जांपल को लेके जाते हैं लॉगिन वाली, कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए गए, आपने अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए, ईमेल यानी आपका यूजर नेम और आपने पासवर्ड दिया। अब आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है आप फ्रंट एंड पे एंटर कर रहे हो। अब वो फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर कैसे जाएगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स के साथ किस तरीके से वेरीफाई होगा, उसकी बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, यूजर को आपने लॉगिन करने देना है नहीं करने देना, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, ये सब कुछ जो भी होता है ये एक एपीआई के थ्रू होता है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होते हैं, ये आपके कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स होती हैं। अब कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर आप यूज समझें कि इज जस्ट लाइक अ, जिस तरह आप फंक्शन बनाते हैं ना, उस तरीके से कंट्रोलर्स भी होते हैं। और इन फंक्शन यानी कंट्रोलर्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास एपीआई बनती है। अब एक एपीआई के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक एपीआई जो होती है वो आपका क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले तो वो फ्रंट एंड से डाटा ले रही है। उस डाटा को लेने के बाद वो डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर्ड है आपका, उस डाटा को रिट्रीव करेगी, फिर इन दोनों को मैच करेगी, चेक करेगी कि ये दोनों आपस में सिमिलर है या नहीं, देन उनकी बेसिस के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करेगी। अब एक्शन यूजर को लॉगिन करना भी हो सकता है, और यूजर को एक एरर जो है डिस्प्ले करना भी हो सकता है कि आप जो से इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो है बैकएंड के अंदर एक और चीज आती है, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी। अब ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से बहुत सारे लोगों का वास्ता होगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने जो डाटा है आपके पास जो स्टोर्ड है, आपने उसको सिक्योर करना है। लेकिन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो यूजर स्टोर्ड है ना, जो आपके पास यूजर्स का डाटा स्टोर्ड है, आपने उसको, जब भी कोई यूजर लॉगिन कर रहा है, आपने पहचानना है कि ये यूजर हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है या नहीं। और अगर वो स्टोर्ड है, देन उसकी बेसिस के ऊपर आपने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। आपने यानी कि यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी कि यूजर क्या काम कर सकता है या क्या काम नहीं कर सकता। यूजर किन किन कामों को करने की पोटेंशियल रखता है, वो किन किन कामों को करने के लिए ऑथोराइज्ड है। दिस इज नोन एज ऑथराइजेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या आपकी, उनके ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। अब इसके ऊपर जो ऑथराइजेशन होती है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि जो आपके टीचर्स हैं ना, वो आपकी असाइनमेंट और क्विज़ेस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट उन मार्क्स को अपडेट नहीं कर सकता। वो ओनली क्या कर सकता है, सिर्फ उसी को उनको देख सकता है। ये कहते हैं ऑथराइजेशन के एक पर्सन किसी भी एप्लीकेशन काम कर सकता है। फिर उसके बाद बात आ जाती है सिक्योरिटी। अब प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है।
अब लीस्ट प्रिविलेज का कंसेप्ट क्या होता है? लीस्ट प्रिविलेज का कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उतनी एक्सेस दो जितनी उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, इसके अंदर अगर एक स्टूडेंट है तो उसको कितनी एक्सेस देनी है? उसको सिंपल इतनी एक्सेस दे दो कि अपने कोर्सेज अपलोड कर सके, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड कर सके। उसको इसलिए नहीं देनी कि वो अपने एग्जाम्स के मार्क्स को चेंज करे। ये होता है लीस्ट प्रिविलेज का कंसेप्ट। तो ये थी वो चीजें जो कि बैकएंड के रिलेटेड थी, जो कि आई थिंक कि किसी भी पर्सन को बैकएंड डेवलपमेंट की ओर जाने से पहले इसका आइडिया होना चाहिए। तो अगर किसी भी पर्सन का बैकएंड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, या जितना मैं समझाया अगर आपको इसकी समझ आ गया तो काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कंट्रोलर्स का रिपीट कर देंगे? कंट्रोलर का जी। श्योर। अच्छा, कंट्रोलर्स जो होते हैं ना, बेसिकली मैंने बताया था कि कंट्रोलर्स होते हैं आपके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। यानी कि ये आपकी जो डेटाबेस होती है ना, बैकएंड होता है, आपके बैकएंड ऑफ फ्रंट के दौरान ना एपीआई यूज हो रही होती है। अब एपीआई होती हैं आपकी कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स होती हैं। अब जो कंट्रोलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। आप इस टर्म को इस तरीके से लें कि कंट्रोलर, हम फंक्शन को ही कंट्रोलर कह रहे हैं, ठीक है। अब कंट्रोलर का काम क्या होता है? कंट्रोलर का काम ये होता है कि यूजर की जो रिक्वेस्ट है ना, उसने उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। अब यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, उसने उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना है। आप ऐसे कर लें कि जैसे कोई भी एक फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल आप एक सम का फंक्शन बनाते हैं। उस सम के फंक्शन ने क्या काम करना है? आपसे दो इनपुट नंबर्स लेने हैं और सिंपली उनकी आउटपुट डिस्प्ले करा देनी है। आप इसी फंक्शन को आप एक कंट्रोलर का नाम भी दे सकते हैं। आप इस तरीके को सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से समझ लें कि कंट्रोलर इज बेसिकली द अदर नेम ऑफ अ फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन जिसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, उसी को ही हम कंट्रोलर कह रहे होंगे। जी सर, थैंक यू। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इससे आपको ये तो पता चल गया कि बैकएंड है क्या। अब इसके बाद एक चीज आती है कि बैकएंड का वर्क फ्लो क्या होता है। जो बैकएंड का वर्क फ्लो है, ये बेसिकली अभी आपको मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैकएंड के अंदर ही, लेकिन फिर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। बैकएंड का वर्क फ्लो यही होता है कि क्लाइंट की कोई ना कोई रिक्वेस्ट आई बैकएंड पे, ठीक है। रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद उनकी बेसिस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। यही जो है बैकएंड वर्क फ्लो होता है। देन उसके बाद जो मेन काम आता है, अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट की बात करते हो कि एक बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। बीइंग अ बैकएंड डेवलपर, आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट का वो पार्ट क्रिएट कर रहे होते हो जो यूजर्स को या किसी भी ले पर्सन को डिस्प्ले तो नहीं होगा, उसको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है आपकी एप्लीकेशन के वर्किंग के अंदर और उसके सारे काम के अंदर मेन रोल प्ले करता है। किसी भी एप्लीकेशन अगर बैकएंड नहीं ना होगा तो कभी भी फंक्शनल नहीं होगी। यानी आप उसका जस्ट डिस्प्ले तो देख सकते हो, लेकिन आप उससे काम कुछ नहीं दे सकते। अब इनका बैकएंड डेवलपर, किसी भी पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर की बात करो तो उसके ऊपर भी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात कर लेते हैं कि वो क्या होगी। एक तो ये आता है कि आपने अपनी डेटाबेस को मैनेज करना है। डेटाबेस में आपको पहले बता चुका हूँ कि डेटाबेस क्या होता है कि हमारी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जितने यूजर्स होते हैं उनका जो डाटा हमने अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर किया होता है, या एक जगह के ऊपर एक कंटेनर के अंदर स्टोर किया होता है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है सर्वर की मैनेजमेंट। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली कोई ना कोई क्लाउड सर्विस हो सकती है, जैसे अमेजोन वेब सर्विसेज, अगर आप उसका नाम नहीं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। एडब्ल्यूएस वगैरह, इनके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करना क्या होता है? एक होता है एप्लीकेशन आपने बनाई है अपने पास, अब उसको लोकली अपने पास टेस्ट कर रहे हैं। चाहते हैं आपने www.google.com, ये जो डॉट कॉम की डोमेन आई है, ये कहाँ से आई है? ये तब आती है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सर्च के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्स में उसके अगेंस्ट आपको वो क्या करता है, कोई ना कोई यूआरएल जनरेट करके देता है। जैसे हमारे पास गूगल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, google.com। ये क्या है? गूगल का एक यूआरएल है, ये उसकी एक डोमेन नेम है। ये हमारे पास डिप्लॉय करने से आई है। अब जब हमने इसको डिप्लॉय करना है तो ये हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर्स के ऊपर। देन इसके बाद आपने बिना बैकएंड वेब सर्वर को मैनेज करना होता है। सर्वर को मैनेज करने के अंदर सबसे पहला काम तो आता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है, यानी सर्वर पे डिप्लॉय करना है।
सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने के बाद आपने उसको इस तरीके से मैनेज करना होता है कि किसी भी किस्म का कोई भी एरर आए या कोई भी इश्यू आए तो आपने उसको रिजॉल्व करना है, यानी कि आपके सर्वर को क्रैश नहीं कर जाना चाहिए। क्योंकि जब एप्लीकेशन लाइव होती हैं तो आपका एक एक सेकंड का जो एरर होता है ना वो काउंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ अमाउंट, इन दी फॉर्म ऑफ मनी। क्योंकि जब भी एप्लीकेशन क्रैश होगी, आप एग्जांपल ले लें फेसबुक या गूगल, अगर ये एप्लीकेशन 2 मिनट के लिए भी सर्वर इनके डाउन हो जाए, सर्वर अगर डाउन हो गए तो इनको मिलियंस का जो है लॉस होता है। इसलिए जो है ना एज अ बैकएंड डेवलपर आपको सर्वर को मैनेज करना पड़ता है। ये सबसे मेन काम होता है बैकएंड डेवलपर का कि उसने सर्वर को मैनेज करना है। सर्वर आपका 24/7 अप रहना चाहिए, ये कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद आ जाती है अथेंटिकेशन और सिक्योरिटी की बात। अथेंटिकेशन और सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अथेंटिकेशन के अंदर ये आ जाता है कि कोई पर्सन आपने वेरीफाई करना है, यानी कि कोई भी बंदा आए आके वो ईमेल और यूजर नेम डाले और आप उसको एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर दें, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी कोई यूजर आए अपना ईमेल और पासवर्ड उसने डाला, आप उसको जाके चेक करें कि हमारे पास ये जो यूजर है इस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब है जो वो ईमेल और यूजर नेम प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ हमारे पास यूजर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर तो एग्जिस्ट करता है देन उनको वेरीफाई करना है क्या क्या ये वही क्रेडेंशियल जो हमारे पास स्टोर्ड है। अगर तो वही है देन उसको जो है अंदर एंटर होने देना है और सिक्योरिटी वगैरह। देन उसके बाद आ जाती है चीज एरर हैंडलिंग और एपीआई डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन। एपीएस के बारे में भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली होता है बैकएंड क्या है, वो बैकएंड का वर्कफ्लो क्या होता है और एक बैकएंड डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन चीजों में अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो काइंडली पूछ लें, अगर नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। नो मैम, ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। वेल अगर हम बैकएंड डेवलपमेंट की अगर बात करनी है तो जिस तरह आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं, आप किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं, आप किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप किसको यूज करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बैकएंड के ऊपर आते हैं तो सेम जैसा कि हम बैकएंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड के ऊपर हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, उस तरह हम बैकएंड के ऊपर भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। अब जब बैकएंड के ऊपर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम अपनी चॉइस के ऊपर कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे अब इस सेशन की अगर हम बात की जाए वेलकम प्लस के अंदर, तो इसके अंदर हम बैकएंड के ऊपर जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे होंगे वो नोड जेएस है। अब ये नोड जेएस क्या है? नोड जेएस बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड के ऊपर चलने की सहूलत देता है। अब सर्वर साइड क्या है? सर्वर साइड जैसे बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर सर्वर एक मेन रोल प्ले करता है। आपकी कोई भी लैंग्वेज है या आप कोई भी फ्रेमवर्क अगर यूज कर रहे हैं या कोई भी एक इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका काम क्या होना चाहिए? उसने फ्रंट एंड बैक एंड के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए उसको सर्वर के साथ जो है इंटरेक्ट करना चाहिए। अब हम नोड जेएस को इधर ही क्यों यूज करेंगे? नोड जेएस को यूज करने के काफी की फीचर यानी कि मेन रीजन है इसको यूज करने की। सबसे पहली और मेन रीजन तो यही आ जाती है कि आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर लेंगे। नो डाउट कि आपको फ्रेमवर्क्स डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज यूज करने पड़ेंगी, लेकिन लैंग्वेज आपके पास सेम रहेगी, जिससे ये होता है कि आपके पास कोड का जो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है ना वो आपका सिमिलर रहता है। चाहे इसके कि आप फ्रंट एंड के ऊपर जो है जेएस यूज करें और बैक एंड के ऊपर आके आप पाइथन यूज कर लें, आपको ये काम नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपनी एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब अगर हम नोड जेएस की बात करें तो सबसे मेन तो ये आ गया कि आप एक ही लैंग्वेज के अंदर जो है दोनों को बना देंगे। उसके बाद ये चीज़ है जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब वो फ्रेमवर्क्स या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन होती हैं जो कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चल सके। जैसे नोड.जेएस के अंदर बनेगी आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें तो नोड.जेएस के अंदर जिन मोबाइल ऐप्स का बैकएंड बनेगा वो आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर सेम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक एप्लीकेशन बना ली, आप उसको एंड्रॉइड के ऊपर भी रन कर सकते हैं, iOS के ऊपर भी रन, विंडोज में भी चला सकते हैं, लिनक्स में भी और मैक में भी। इसके बाद आता है एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन। अब एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? एक चीज होती है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है टाइम बाय टाइम। फॉर एग्जांपल इन अ सीरीज अगर एक काम होगा देन दूसरा काम होगा, जब तक पहला काम नहीं होगा दूसरा काम नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं
क्लास के अंदर एंटर होने का जो रूम है वहां से एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्टूडेंट एंटर हो सकता है। जब तक स्टूडेंट ए रूम के अंदर एंटर नहीं हो जाएगा, स्टूडेंट बी अंदर एंटर नहीं हो सकता। दिस इज नोन एज सिंक्रोनस इन अ फ्लो। अब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो है कुछ इश्यूज आते हैं। अब सिंक्रोनस के अंदर जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि जब तक आपका प्रोग्राम ए प्रोसेसिंग में है, जब तक उसकी आउटपुट कंप्लीट नहीं होगी, आपका प्रोग्राम बी जो है आउटपुट नहीं डिस्प्ले कर सकता है। सिमिलर उसी तरह जिस तरह स्टूडेंट ए जब तक रूम के अंदर एंटर नहीं ना हो जाएगा, तब तक स्टूडेंट बी रूम के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन जो नोड जेएस है ना, नोड जेएस को यूज करने से हमें सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मिलती है। अब एसिंक्रोनस के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आप एक टाइम के ऊपर इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। सिमिलर उसी एग्जांपल के अंदर अगर हम वापस आए जिसके अंदर स्टूडेंट्स सपोज करें उस रूम के अंदर एक टाइम के ऊपर एक जो स्टूडेंट्स है वो रूम का टोटल साइज इतना है, यानी एक टाइम पे कोई स्टूडेंट अंदर एंटर भी हो सकता है और कोई बाइट भी आ सकता है। सेम उसी तरह नोड जेएस भी क्या करता है कि आप अगर एट अ टाइम सर्वर को इनपुट दे रहे हैं ना किसी वैल्यूज की, यानी कि आपने उसको ईमेल और पासवर्ड नेम दिया, वो एज एन इनपुट गया, उसके अगेंस्ट उसके उससे जो आउटपुट आ रही है वो आपको उसी टाइम डिस्प्ले कर सकता है। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं ना और एप्लीकेशन को सर्वर्स के ऊपर लाइव करते हैं, तो लाइव करने के बाद जब यूजर्स उनको यूज करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा हो। एक टाइम के ऊपर मल्टीपल पर्सन जो से आपके एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो रहे होंगे, लॉग आउट हो रहे होंगे, कुछ अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे। सिमिलर इस तरीके से जो से फंक्शनैलिटी चलती रहती है। तो उन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने मर्जी यूजर्स आए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्लो डाउन ना हो, वो सब यूजर्स को एट अ टाइम एंटरटेन कर सके, उसके लिए हम जो है नोड जेएस को यूज करते हैं। क्योंकि इसके थ्रू एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी, एसिंक्रोनस फ्लोज को हैंडल करेगा, जिसके थ्रू एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स एंटरटेन हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हम नोड जेएस को बैकएंड के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा जो है इसकी एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होती है और रियल टाइम एप्लीकेशन को भी बनाने में काफी हेल्पफुल होती है, जो कि चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम आगे मूव करते हैं और नोड.js को जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और नोड.js को यूज करके एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि नोड.js का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करने लगा आप लोगों के साथ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? Can anyone hear me? I think it's clear. काइंडली हैंड दिया करें अगर आप लोग तो, माइक्स का अगर इशू है तो। अच्छा, अब नोड.js को जो है ना अपने सिस्टम के अंदर यूज करने के लिए पहले तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल आप गूगल पर आए और गूगल पर आके आपने लिखना है नोड.js। जैसे ही आप नोड.js लिखेंगे सबसे पहले आपके पास ये चीज आ रही है, देखिए नोड.js रन टाइम जावास्क्रिप्ट रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड नोड.js LTS। सिंपल इस बटन को क्लिक करके जिस तरह किसी भी आप फाइल को या एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस के अंदर डाउनलोड करते हैं, आपने इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये काफी टाइम ले रहा है तो हम क्या करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल नोड.js है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, हम उसी को यूज करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब जब नोड.js आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप उसका वर्जन चेक कर सकते हैं कि वो किस वर्जन का है आपके पास। सिंपल आप VS कोड के अंदर आके या आप CMD के अंदर या पावर शेल के अंदर जाके आपने सिंपल कमांड लिखनी है, लोड -v।
इससे आपको दिखा देगा कि आपके नोड का वर्जन कौन सा है। तो अगर आपको नोड इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपको सिमिलर जो है यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देगा कि आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। अभी हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल हो गया, उसका वर्जन हमें जो है पता चल गया कि कौन सा वर्जन है। अब नोड जेएस के अंदर सिंपल प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने क्या करना है, सिमिलर एक फाइल बनाएंगे जेएस की नाम से, एवला जेएस की हम फाइल बना देते हैं फोल्डर के अंदर। हमने app.js के नाम की फाइल बना ली। अब इसके अंदर हम एक सिंपल कंसोल लॉग करें। हेलो फ्रॉम node.js। अब ये आपकी सिंपल जो सी एक फाइल बन गई है जेएस के नाम से, जिसके अंदर आपने कोड लिखा console.log। अब इसको आपने node.js के अंदर रन करने के लिए, node.js के थ्रू रन करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, नोड और आगे फाइल का नाम। अच्छा एक्सक्यूज मी, है ना आपकी स्क्रीन वही नोड वाली शेयर हुई है, आगे वीएस कोड वाली शेयर नहीं है। ओके, आपको वीएस कोड शो हो रहा? नहीं। एक मिनट है जरा। अब आपको शेयर हो रही? जी ठीक है। अब इसको स्टार्ट से कर लेते हैं हम। सिंपल जो सा आपने फाइल क्रिएट करनी है, नोड के नाम से बना लेंगे सब। फाइल क्रिएट की। अब फाइल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर आपने सिंपल एक लॉग लिखना है, कंसोल लॉग। इससे हम पता चल जाए कि हमारी नोड जेएस जो है चल रही है या नहीं। अब इसको रन करने के लिए आपने अपने टर्मिनल के अंदर सिंपल कमांड लिखनी है, नोड और आगे अपनी फाइल का नेम, जो आपकी फाइल का नेम होगा। ये देख सकते हैं। अब ये चीज डिस्प्ले कर रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर नोड.js इंस्टॉल हो चुकी है और वो फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। इज इट क्लियर? इस तरीके से जो है आप अपनी नोड.js को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो नोड.js के बाद नोड.js के साथ अब हम बात करें तो आगे आती है हमारे पास MongoDB। अब देखें, आपको ये तो पता चल गया कि अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैकएंड डेवलपर का रोल क्या है। एज अ बैकएंड डेवलपर आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप बैकएंड के ऊपर जो है किस फ्रेमवर्क को, किस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपने चीज़ें देखी कुछ, एक तो एपीआई, सर्वर्स और डेटाबेस। अब इसके अंदर हमें ये तो पता चल गया कि हम किस फ्रेमवर्क या किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होंगे बैकएंड के ऊपर, वो है जावास्क्रिप्ट और उसका फ्रेमवर्क, उसका रन टाइम एनवायरनमेंट नोड.js। अब जब हमारे पास डेटाबेस हम यूज करेंगे, वो डेटाबेस जो सी है MongoDB है। अब MongoDB क्यों यूज करेंगे? देखिए हमारे पास डिफरेंट बहुत सारी डेटाबेसेस होती है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ होती है नो सीक्वल और कुछ होती है एसक्यूएल बेस्ड लैंग्वेजेस। अब जो MongoDB है ये एक नो सीक्वल डेटाबेस है। ये जो है डाटा को फॉर्म्स की फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर्म की फॉर्म में स्टोर करने का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास इसके अंदर डाटा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्म स्टोर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट स्कीमास बनाए हैं, स्कीमा बेसिकली क्या होता है, स्कीमा होता है कि किस तरीके से आप अपने रियल वर्ल्ड डाटा को अपनी डाटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कीमा बनाते हैं यूजर, अब जो यूजर का स्कीमा होगा वो किस तरीके का होगा, या उसके अंदर कौन कौन सी उसकी फील्ड्स होगी, वो किस तरीके से उनके अंदर डाटा हमने स्टोर करना है, वो बेसिकली डिटरमाइन करता है हमारा स्कीमा, स्कीमा क्या होगा। अब वो जो स्कीमा होगा उस हर एक स्कीमा का हमारे डाटाबेस के अंदर एक फोल्डर सेपरेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूजर का स्कीमा बनाया है तो उसके अगेंस्ट यूजर के नाम से एक डाटाबेस के अंदर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी यूजर्स लॉगिन होंगे, जितने भी यूजर्स आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे, उन तमाम यूजर्स का डाटा जो है उससे एक फोल्डर के अंदर आपकी पास स्टोर होगा।
ये वजह है कि हम मोंगोडीबी को यूज़ कर रहे होंगे। और इसके थ्रू जो है ना कि किसी भी डेटाबेस को यूज़ करना की फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी डेटाबेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी कितनी रिस्पॉन्सिव है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर रहे हैं तो आपके साथ यूजर्स इंटरेक्ट करेंगे। यूजर ने आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो वो कितनी जल्दी कर सकते हैं ये सारा काम, ये चीज़ बताती है फंक्शनैलिटी को। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर डेटाबेस रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है लॉग इन करने की, और उसको लॉग इन करने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका यूज़र इंटरफेस खराब होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है हम इसको यूज़ करेंगे डाटा इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्स करने की फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी फास्ट है। यानी जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा उसको उसका जल्द से जल्दी रिस्पॉन्स मिल सकेगा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके पास फ़ोल्डर्स होंगे जिनके अंदर आपके पास डाटा स्टोर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी किस्म की क्वेरी करनी है, आपको डाटा अपनी क्वेरी के थ्रू नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं कि आप डाटाबेस के अंदर जाके देख सकें, तो सिंपल आप क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर जाएँगे, आपके पास डिफरेंट फ़ोल्डर्स पड़े होंगे, आप आराम से उन फ़ोल्डर्स के अंदर जाके यूज़र का डाटा देख सकते हैं कि हमारे पास कितने यूज़र्स पड़े हैं। ये डेवलपमेंट के अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टफुल एपीआईज़। मैंने आपको पहले एपीआईज़ के बारे में बताया था। अगर हम एपीआईज़ को ब्रेक डाउन करें, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी जो कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं। अब उन एपीआईज़ के अंदर ना हमारे पास एपीआईज़ की कुछ टाइप्स होती है, जिसके अंदर हमारे पास रेस्टफुल एपीआईज़, ग्राफ एपीआईज़, डिफरेंट एपीआईज़ होती है। लेकिन बैकएंड के अंदर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली जो एपीआईज़ यूज़ हो रही होती हैं वो है रेस्टफुल एपीआईज़। अब रेस्टफुल एपीआईज़ का मतलब क्या होता है? इनका अगर बेसिकली इनकी मतलब नाम को देखा जाए तो इनका नाम होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। यानी इसका मतलब यही है कि सिंपल क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कर रही है। ये होती है रेस्टफुल एपीआईज़। यानी वो एपीआईज़ जो कि रिक्वेस्ट लेगी क्लाइंट से और डेटाबेस के से थ्रू यूज़र को रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। वो होती है हमारी रेस्टफुल एपीआईज़। अब जो रेस्टफुल एपीआईज़ होती है ना, ये कुछ मैट्रिक्स के ऊपर वर्क कर रही होती है। अब वो मैट्रिक्स क्या होंगे? हर जो एपीआई है ना, हर जो रिक्वेस्ट है, उसका कोई ना कोई मेथड होता है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र जो आप फॉर एग्जांपल एज़ अ यूज़र किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो रहे हो, तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, उस एप्लीकेशन के जो सर्वर है, उसको आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब जो रिक्वेस्ट है ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। रिक्वेस्ट आपकी गेट की भी हो सकती है, पोस्ट की भी हो सकती है, पुट की भी हो सकती है, डिलीट की भी हो सकती है। आप किसी ना किसी रिक्वेस्ट को यूज़ करके क्या करोगे, एप्लीकेशन के साथ, ये सर्वर के साथ इंटरैक्ट करोगे। और उस इंटरैक्शन की बेसिस पे जो है आपका जो सर्वर है आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जैसे हम लॉगिन की एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि आप अपने सर्वर को पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये होती है रेस्टफुल एपीआईज़। उसके बाद हम इस सेशन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ देखेंगे वो होगी एमवीसी फ़ोल्डर। अब एमवीसी फ़ोल्डर क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर की, यानी कि आप अपना जब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का डिस्प्ले होगा। इसके अंदर अगर आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी फ़ोल्डर को देख लें। जैसे अभी हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। इसी फ़ोल्डर के अंदर हम मैं इसी तरह मल्टीपल जो है फाइल्स अपनी बना के रख दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र डॉट जेएस की फाइल बना दूँ। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे एक और फाइल बना दूँ, टीचर्स डॉट जेएस। अब क्या होगा, डिबगिंग के टाइम पे अगर मुझे किसी ना किसी फाइल के अंदर कोई एरर आता है, उस एरर को मैंने अगर रिज़ॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी की सारी फाइल्स के अंदर से गो थ्रू करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि किस फाइल के अंदर एरर आ रहा है मेरा। अब उसकी बेस्ट फंक्शनैलिटी जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या होती है कि आप एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। एमवीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनाते हैं। फ़ोल्डर होता है आपका एक मेन फ़ोल्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं ग्रोसरी टू गो के नाम से। अब आपके मेन फ़ोल्डर का नाम होगा ग्रोसरी टू गो, जो कि बेसिकली क्या होगा, आपका प्रोग्राम होगा जो आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट होगी। अब उसके अंदर आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनाएँगे। कुछ फ़ोल्डर एक फ़ोल्डर के अंदर आप अपने कंट्रोलर्स रखेंगे, एक के अंदर आप अपने मॉडल्स रखेंगे। ये डिफरेंट फ़ोल्डर्स के नाम होते हैं। जैसे-जैसे हम आगे सेशन के अंदर जाएँगे आपको उनके बारे में पता चलता जाएगा कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होती हैं। अब उन फ़ोल्डर्स को यूज़ करने से आपकी रीडेबिलिटी काफ़ी ईज़ी, मतलब ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं जो डेवलपर है वो एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हो। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होता है कि आपके पास जो
तो मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको रीड करूँ तो मुझे समझ सके, तो उन चीज़ों को ईज़िली हैंडल करने के लिए हम एमएससी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आई होप तो अभी तक आप लोग के साथ डिस्कस की है, शेयर की गई, आप लोगों को समझ आई होगी। और जिसका पता चल गया होगा बैकएंड डेवलपर्स के रोल्स का। इज़ इट क्लियर? अच्छा, हमारे ना जो है मीटिंग्स के अंदर एक इशू आया हुआ है, तो इसके लिए जो है आप लोगों की जो अटेंडेंस है, मैं आप लोगों के साथ एक यूआरएल शेयर कर रहा हूँ फॉर्म का। आपने सिंपल उस फॉर्म को जो है अपने पास ही सर्च करके वही अटेंडेंस लगानी होगी। मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। हम अपनी अटेंडेंस ले लें, देन हम आगे सेशन के अंदर कंटिन्यू करते हैं। Yes, one. ये एक वर्ड की फाइल है, इसके अंदर आप सब लोगों को यूआरएल शो हो रहा होगा। आप लोग काइंडली इस यूआरएल को अपने पास सर्च करके जो है इसके अंदर जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जब आप सब ये कर लें तो देन हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 5 to 10 मिनट्स के लिए सेशन को स्टॉप करते हैं। आप लोग ताकि अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही? हाँ, एक मिनट। अच्छा, और ना आपकी आवाज भी लैग कर रही है बहुत ज्यादा। सिग्नल प्रॉब्लम। सर स्क्रीन ऑफ हो गई है, स्क्रीन शेयर कर दें। एक मिनट आप जो अटेंडेंस है ना हम बाद में करेंगे। अभी जो सा सेशन कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर नहीं होगी। तो तब तक जो हमारा नेटवर्क भी स्टेबल हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें हम ऐसे कवर कर सकते हैं हम उनको ऐसे कवर कर लेते हैं तब तक के लिए। क्यूएनए में डाल सकते हैं लिंक को। एक्चुअली क्यूएनए का जो है ना टैब वो डिसेबल हुआ है, वो हो रहा, वरना हम उसी के अंदर जो है आप तो देते थे ताकि आप लोग इजी हो जाए। सर ये लिंक वर्क नजर नहीं आ रही। सर ये लिंक शो नहीं हो रहा। ये लिंक आपको बाद में शेयर कर देंगे, अभी आप सेशन कंटिन्यू करें। अभी आप अब आपकी आवाज भी बहुत लैग कर रही है, नहीं आ रही है। आपसे बाद में शेयर करूंगा। ओके, तो हम जो अटेंडेंस वाला काम है वो बाद में करेंगे। लिंक मैं आप लोगों के साथ जो है थोड़ी देर तक शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप जो है अपनी अटेंडेंस लगा सकें। तो अभी जो है हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो है हमने जो चीज़ें देखी हैं वो सारी सारी चीज़ें उनके अब हम जो है क्या काम करते हैं, अपनी डेटाबेस के साथ डेटाबेस को क्रिएट करते हैं।
ये सबको आवाज नहीं आ रही या मेरे ही सिर्फ इशू है? यस सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आई थिंक साहिल का इंटरनेट का इशू आ रहा है। शायद अभी हमें दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। तब तक आई थिंक हम अटेंडेंस का कर दें। शामिर, आप अटेंडेंस के लिए फॉर्म की टाइमिंग दोबारा चेंज कर सकते हो। अभी 1:45 से आप कर दो 2:05 तक। चलो मैं करता हूँ। जी प्लीज, थैंक यू। तब तक हम अटेंडेंस लगा देते हैं, वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। कोई कंफर्म कर दे, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल सर। है। ओके ओके गुड। अच्छा, तब तक ये आप लिंक कॉपी कर दें जब तक शामिर वो टाइम चेंज करता है। अभी हिट ना कीजिएगा, वो टाइम चेंज करेंगे तभी ये आप सबमिट कर सकेंगे। अभी इस पे कुछ शायद नहीं शो हो रहा होगा, उसका टाइम वो भी सेट करें।
टाइम चेंज कर दिया और लिंक ओपन हो रहा है। ओके गुड। Q&A में भी लिंक सेंड कर दिया मैंने। Q&A में लिंक है फ्रेंड डेस्क के लिए। अगर Q&A में भेज सकते हैं वहां पे भेज दो, यहाँ से तो ओपन नहीं हो रहा। वहां पे भेज दिया लिंक। Q&A सब कुछ हो रहा है Q&A ये शो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना बहुत सारों को, तो ये मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा बोल के भी ये बताता हूँ, आप लोग जो है ना ब्राउज़र में ओपन करके ये सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैं लिंक पढ़ने लगा हूँ करेक्टर बाय करेक्टर, तो आप नोट कर सकते हैं सारे। एक्सक्यूज मी FORMS.OFFI। सर। जी जी। सर उधर लिखा आ रहा है 404 लिंक नॉट फाउंड। जी अभी वो टाइम फॉर्म टाइम नॉट। टाइम वो अभी दोबारा अपडेट हुआ है, तो अब रिफ्रेश कीजिएगा। होपफुली ठीक। अभी काम करना चाहिए। अच्छा ये मैं पढ़ रहा था, ये है forms.office.com, FORMS.office.com/R/06 capital Z capital J capital L B small capital K 0 capital SH। ओके अटेंडेंस किसी की रह गई है? ये सारे हो गए हैं? शो नहीं हो रही, साहिल आपका वेबसाइट ओपन किया है। स्टिल नहीं हो रही। बाकी किसी की हो गई है, किसने सबमिट की है? यस हो गई है। यस हो सर हो गई है गई। सर। अच्छा अभी आई थिंक वी गॉट 30 रिस्पॉन्स और अभी भी 14 बंदों का रहता है। ओके मैं दोबारा शेयर करने लगा हूँ, सही से नोट करें, वो शो होनी चाहिए फॉर्म। बाकियों को हो गया तो आपको भी होना चाहिए। कोई स्पेल मिस्टेक हो सकती है या कोई स्मॉल या कैपिटल की मिस्टेक हो सकती है। दोबारा लिंक को वेरीफाई करें। जिनने पहले लिंक पे क्लिक किया था तो वो दोबारा रिफ्रेश करें अगर नॉट फाउंड आ रहा है या फॉर्म हैज़ बीन क्लोज आ रहा है, तो इस तरीके से दोबारा काम करना चाहिए। साहिल आपका इशू रिजॉल्व हुआ? हाँ जी हो गया साहब। आपको अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी जी बेहतरीन आ रही है अब। चलिए ठीक है, अटेंडेंस ऐसी होती है तो ओके ग्रेट। हम 1 मिनट मजीद वेट कर रहे हैं, उसके बाद आई थिंक सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं शायद। ओके ठीक है मुझे। ओके।
ओके, आई थिंक हमारे पास 43 रिस्पॉन्स आ गए हैं। इसका मतलब है मीटिंग में जितने बंदे हैं उन सब ने सबमिट कर दिया है। सो यस शायद आप कंटिन्यू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। माजरत सबसे ये डिले होने में। शाहिद यू कैन कंटिन्यू। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो आई होप सो कि आप सबने टाइम्स लगा दी होगी, तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे थे डेटाबेस के बारे में। तो जो डेटाबेस हम इस बैकएंड के अंदर यानी इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर यूज कर रहे होंगे वो होगी हमारी मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी को हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये कि अब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके अंदर जो सा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारा सारे का सारा जो डाटा है वो इन दी फॉर्म ऑफ हमारे पास फोल्डर्स की फॉर्म में हमारे पास स्टोर्ड होगा। अब अगर हम इसके फीचर्स की कुछ बात करें कि इसको हमें यूज क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये स्कीमलेस है। अब स्कीमलेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमें जो है किसी भी किस्म के स्टैटिक टेबल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहें, जिस तरीके से आप अपनी डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को स्टोर करना चाहें, आप सिंपली इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। अब डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो जेसन फॉर्म में आ रहे होते हैं। अब जो जेसन फॉर्म के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इजीली क्या होगा, बैकएंड और फ्रंटएंड दोनों के ऊपर रीडेबिलिटी उसकी इजी होती है। व्हेन यू आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट उस केस के अंदर जेसन फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है वो आपको रीडेबिलिटी उसकी इजी होती है, आप उसको सिंपली इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये स्केलेबल है और फास्ट है, यानी कि इससे जो भी आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज हैं उनका आपको किसी भी रिक्वेस्ट के लिए आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। अब मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस का हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम ब्राउजर के ऊपर जाके मोंगोडीबी एड्रेस की वेबसाइट के ऊपर हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो। तो आप सबके सामने मेरी क्रोम की स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। जी हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल डीबी एटलस। जैसे आप मोंगोडीबी लिखेंगे आपके सामने मोंगोडीबी का इंटरफेस डिस्प्ले हो जाएगा, यूजर इंटरफेस। आपने सिंपल क्या करना है, जो फर्स्ट यूआरएल आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ये एक्चुअली इंटरनेट काफी स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो सिंपल यूज से हम कंटिन्यू गूगल कर लेते हैं ताकि हमारा जैसे काम चले। इसलिए इंटरनेट के इश्यूज भी यहाँ से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमें इनका। इसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी, इतना टाइम ले रहा है।
ओके सो वेल, अब हमारे पास उनसे MongoDB का हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इस अकाउंट को यूज करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लस्टर क्रिएट करने हैं। अब क्लस्टर क्रिएट करने के लिए आपके पास ये क्रिएट क्लस्टर का एक बटन आ रहा होगा ओवरव्यू के टैब में के अंदर ही, क्रिएट क्लस्टर पर आप जाएंगे और सिंपल आपने यहाँ से क्लस्टर क्रिएट करना है। अब क्लस्टर जो सा है, आप अपने क्लस्टर का कोई भी नाम दे सकते हैं। सिंपल आपने इसको यूज करने के लिए जो फ्री और है आपने उसी को यूज करना है। आप अपने क्लस्टर का जो भी आप नाम देना चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप बाद में उसको इजीली आपको यूज याद है, आप उसको यूज कर सकें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इसके अंदर ये क्लाउड वाली डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं? जिस तरह वो लाइक फायर स्टोर की डेटाबेस होती है, वो भी तो क्लाउड वाली होती है ना। तो ये हम क्लाउड वाला वर्जन इसका यूज करेंगे, ये मतलब करते ही इस तरह? नहीं, आप इसको क्लाउड के अलावा आप अपने सिस्टम के अंदर लोकली इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लोकली इंस्टॉल लोकली हम जी कर जी सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी पीसी तक महदूद हो जाता है। लेकिन MongoDB यूजुअली हर जगह पे इसके क्लाउड पे ही हम यूज़ करते होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री क्लस्टर आपको मिलता है और उसमें 500 MB की स्पेस होती है। तो 500 MB कभी भी जो है ना हम लोग वैसे रूटीन में फिल नहीं कर सकते सिर्फ टेक्स्ट वाले डाटा के साथ। बहुत ज़्यादा भी डाटा आ जाए तो बमुश्किल को जो है ना हम 20 MB 30 MB तक जाते हैं। इवन के आप कोई पिक्चर्स वगैरह अपने डेटाबेस के अंदर ही ना स्टोर कर रहे हो, तो ज़्यादातर क्लाउड वाली ही यूज़ होती है। सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे अगर कोई लोकल यूज़ करना चाहता है तो MongoDB के साथ एक आता है MongoDB कंपस, तो कंपस को फिर उस सूरत में हम यूज़ कर सकते हैं लोकल के लिए। अभी हमारे पास एक क्लस्टर हमारा क्रिएट, इंटरनेट इशू की वजह से क्लस्टर क्रिएट नहीं हुआ। एक्चुअली क्लस्टर क्रिएट करने की सिंपल फंक्शनलिटी यही है कि आपने सिंपल यहाँ से जो सा फ्री वर्जन को सिलेक्ट करके आपने क्लस्टर का नेम देकर उसको क्रिएट कर लेना होता है। अभी चूंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो हमारा जो क्लस्टर है क्रिएट नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल क्रिएटेड क्लस्टर है ना, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो इजीली हो सके और थोड़ा जल्दी हो सके। और अगर किसी को बाद में मुश्किल आ रही हो क्लस्टर बनाने में तो यूट्यूब पे आप सर्च करें तो बड़ी आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी इसके क्लस्टर बनाने के लिए, तो फ्री में हमारा क्लस्टर बन जाता है। इस तरीके से जो से आप अपनी MongoDB जो डाटाबेस है उसका क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं और उस क्लस्टर के अंदर जाके आप सिंपल जो से अपने फोल्डर्स क्रिएट करके जो सा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो क्लस्टर क्रिएशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो होता है हमारा कि हमने उस डेटाबेस के साथ हमने अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करना होता है। अब वो जो कनेक्शन वाला काम है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो से जो चीज़ आप लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो है Express.js। अब Express.js क्या होती है, क्या किसी को कोई आइडिया है? ओके, जो Express.js है ना वो एक जावास्क्रिप्ट का एक वो फ्रेमवर्क है जो कि Node.js को जो कि Node.js के ऊपर बिल्ड होता है। अब ये बैकएंड को जो है ना इजीली बनाता है और डेवलपर जो से इसको यूज करके ये जो है डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है फॉर एग्जांपल इज जस्ट लाइक अ टूल। अब जो Express.js है ना उसके जो फीचर्स हैं
उन फीचर्स के अंदर ये आता है कि आपको रूट्स प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसके अंदर जो उसका जो रूट होता है वो रिफ्रेश हो रहा होता है। जैसे भी आपने अटेंडेंस मार्क की, अपनी अटेंडेंस के लिए आपने एक रूट लिखा, अब वो जो रूट्स होते हैं उनको जो हैंडल होता है, जो उनको हैंडल किया जाता है वो एक्सप्रेस जीएस के थ्रू होता है। एक्सप्रेस जीएस को जो है हम यूज करके जो है अपने रूट्स को हैंडल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? यस सर। अब एक्सप्रेस जीएस को यूज करने के लिए हमें क्या करना, पहले जो है इसको हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमने पहले नोड को npm को इंस्टॉल किया, उस तरह हम जो है एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करेंगे। एक्सप्रेस को यूज करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास अपना नोड इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। यस इंस्टॉल है। और साथ ही हम अपने npm को भी चेक कर लेते हैं कि npm नोड पैकेज मैनेजर भी हमारा इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके, अब हमारे पास ये दो चीजें इंस्टॉल्ड हैं। अब आगे हमने क्या करना है कि हमने जो है एक्सप्रेस को यूज करना है। अब एक्सप्रेस को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हमें अपनी जेसन फाइल ऐड करनी पड़ेगी, पैकेज डॉट जेसन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Node.js को यूज करके जो डेवलपर्स हैं डिफरेंट पैकेजेस को यूज करते हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट को इजी करते हैं, यानी डेवलपमेंट के अंदर एज ए असिस्टेंस उनकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे। अब नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल npm का बेसिकली मतलब ही नोड पैकेज मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर इनिट। अब जैसे ही ये कमांड रन करेंगे, अब देखिएगा, आप यहाँ पे अपने पैकेज का नेम दे सकते हैं जो आप नाम देना चाहिए, उसका वर्जन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके एंट्री पॉइंट्स, टेस्ट कमांड एक्सेट्रा। गिट रेपो अगर हम अपनी ऐड करना चाहें तो जैसे आप यस प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखें, पैकेज रजिस्ट्रेशन की फाइल है। अब ये पैकेज जेसन की फाइल के अंदर आपके पास सिंपल जो है इसके पैकेजेस आ रहे होंगे। अब आप जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जैसे npm init हम करते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि हम एक्सप्रेस को यूज करने जा रहे हैं। जैसे ही मैंने npm i एक्सप्रेस किया, i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर के अंदर आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दो। जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, आप देखिएगा हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, डिपेंडेंसीज के अंदर आपके पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब ये डिपेंडेंसीज क्या होती है? डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है या आपकी जो पूरी पूरी एप्लीकेशन है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। अभी जो सी सिंपल एक्सप्रेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है, यानी हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक्सप्रेस को ही इंस्टॉल किया, अभी हमने किसी और चीज़ को इंस्टॉल नहीं किया। इसके साथ साथ आपके पास एक नोड मॉड्यूल्स की भी फाइल आती है। ये जो नोड मॉड्यूल्स की फाइल है ना, इसको आपको मतलब एज सच डीप देखने की जरूरत नहीं, ना इसको सर्च करने की जरूरत है। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेम ही इंस्टॉल होती है। जैसे जैसे आपकी जो डिपेंडेंसीज है ना, ये इंक्रीज होती जाती है ना, जो नोड मॉड्यूल्स की फाइल और पैकेट.जेसन की फाइल जो अभी आपके सामने ओपन है, ये जो से पॉपुलेट होती जाती है। तो इनके बारे में जो है आपको जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको इनके बारे में पता चलता जाएगा। बेसिकली आप अभी के लिए ये समझ कि जो पैकेट.जेसन की फाइल है, यही वो फाइल होती है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे होंगे। अब इसके अंदर एक चीज आती है स्क्रिप्ट्स की। अब ये जो स्क्रिप्ट्स की चीज है ना, अब स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे आप बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं और स्क्रिप्ट्स की बेसिस के ऊपर हमारी जो एप्लीकेशन है, जो जावास्क्रिप्ट है, वो वर्क करती है। अब ये जो स्क्रिप्ट्स होंगी ना, जो यहाँ पे हमारी पैकेट.जेसन की फाइल के अंदर जो स्क्रिप्ट्स होंगी, उन्हीं स्क्रिप्ट्स की बेसिस के ऊपर क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब जैसे ये टेक्स्ट की स्क्रिप्ट है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हम लाते हैं स्टार्ट की स्क्रिप्ट, जैसे स्टार्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसका हम सिंपल लिख रहे हैं, react
स्टार्ट। अब ये देखिए, अब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने लिखी है स्टार्ट की स्क्रिप्ट। अब ये जो स्टार्ट की स्क्रिप्ट है ना, इसका काम क्या होगा कि जब भी हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है, एप्लीकेशन को रन करना है ना, तो ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट रन होगी तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन करेगा। अब ये चीज़ तब यूज़ करते हैं आप जब हमने अपने रिएक्ट के प्रोग्राम को रन करना हो, लेकिन अभी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी किस प्रोग्राम या किस ऐप को रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं यहाँ पे लिखूँ नोटबुक सर्वर .js, अब मैंने यहाँ पे लिखा नोटबुक सर्वर .js, जैसे ही हम अपने डिबग कंसोल या टर्मिनल के अंदर npm रन स्टार्ट की कमांड लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये देखिएगा अभी आप लोगों का डिस्प्ले होगा। npm रन स्टार्ट की मैंने कमांड रन की। अब जो npm रन स्टार्ट की कमांड है, ये package.json की फाइल के अंदर जाके ये देखिए ये आया ना हमारे पास। स्क्रिप्ट का हमने क्या लिखा, जब भी स्क्रिप्ट आप स्टार्ट की स्क्रिप्ट लगाओ, आपने server.js को क्या करना है, रन करना है। अब नोटबुक का मतलब क्या होता है, सिंपल, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको रन करते हैं, ठीक है, सेव किया आपने, रन किया। नेक्स्ट टाइम आप आके उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जो पहले से प्रोग्राम आपका रन हो रहा होगा उसके अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप करने के बाद न्यू चेंजेस को सेव करना पड़ेगा, एंड देन दोबारा आप उसको रन करते हैं, जिसकी वजह से आपके न्यू चेंजेस भी क्या होंगे, आपके रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन नोटबुक की वजह से क्या होता है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा, जो भी आप चेंजेस करते जाएंगे, वो आपके डायनेमिकली क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई डिस्प्ले नहीं आया, कोई चीज शो नहीं हो रही। इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने लिखा है स्क्रिप्ट की स्टार्ट की स्क्रिप्ट के अंदर आपने server.js की फाइल को रन करना है। अब ये यहाँ पर देखिए नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के नीचे आपको ये सारी की सारी फाइल्स नजर आ रही है। इसके अंदर हमारे पास server.js के नाम से कोई फाइल नहीं है, जिस वजह से ये रन नहीं हुई हमारे पास। अब हमारे पास app.js की फाइल है। अब ये देखिए मैंने अपनी सिंपल package.json की फाइल के अंदर चेंजेस किए, और ये जो हमारा डिबग कंसोल है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो सा रन हो रहा है। ये था सिंपल जो सा package.json की फाइल। उसके अंदर आपने अपनी एक्सप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और उसको किस तरीके से यूज करना है। अब आगे हम बात करें अगर इसको यूज करने की, इसको यूज किस तरीके से करेंगे। अब एक्सप्रेस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यूज करके हम बनाते हैं अपने रूट्स। अब देखिए इधर हम सिंपल एक अपनी फाइल बना लेते हैं सेपरेट, इसको यूज करने के लिए पहले फाइल को डिलीट कर लेते हैं ताकि आप सिंपल app.js की ही फाइल को हम यूज कर लेते हैं। अब ये देखिए अब हमने अपने नोड पैकेज मैनेजर के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको यूज करना है। अब उसको यूज करने के लिए हम अपनी app.js की फाइल के अंदर आएंगे। app.js की फाइल के अंदर हमने अपने एक्सप्रेस को कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम इसको सिंपल रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस। अब इससे क्या होगा कि नोड पैकेज मैनेजर के अंदर जो आपने एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर कॉल होगा और उसकी फंक्शनैलिटी को हम यूज कर सकेंगे। अब इसको कॉल करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन ऐप ऑफ एक्सप्रेस। अब हमने एक्सप्रेस से एक एप्लीकेशन बना ली, एक ऐप बना ली, ये बना ली। अब ऐप क्रिएट करने के बाद अब देखिए जब भी आप प्रोग्राम कोई भी किसी ना किसी पोर्ट है होती है। अब हमने यहाँ पे अपनी एक पोर्ट स्पेसिफाई करनी कि हम किस पोर्ट के ऊपर सर्वर को रन करना चाहेंगे। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होती है वो हम 3000 लोकल, यहाँ पर भी हम 3000 लोकल पोर्ट को ही यूज करेंगे। अब ये देखिए हमने अपनी एक्सप्रेस को कॉल कर लिया, सर्वर बना लिया ऐप के नाम से, उसकी एक पोर्ट स्पेसिफाई कर ली कि किस पोर्ट के ऊपर हमारा ये सर्वर रन होगा। अब इसको रन करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपना एक होम रूट बनाएंगे। अब होम रूट क्या होता है, होम रूट जो होता है बेसिकली मेन रूट होता है। मेन रूट यानी किसी भी आप एप्लीकेशन को जब रन करते हैं या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने google.com देखा, अब google.com का जो होम रूट है वो उसका google.com है। उस गूगल के पीछे जो उनका URL है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन हमारे लिए उसका जो नेट बायोस नेम है वो क्या है, गूगल। तो वो उसकी
होम रूट होगा। इस केस में हमारा जो होम रूट है वो हम सिंपल एक स्लैश लगाएंगे, यानी भी हमको रूट स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अब देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया था ना कि बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना है। यहाँ पे REQ का मतलब रिक्वेस्ट है और RES का मतलब रिस्पॉन्स है। अब देखिए एप्लीकेशन जब ये रन होगी, जो यूजर है वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे हमने एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अभी के लिए हम सिंपल एक रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के मैसेज को यूज करके हेलो एक्सप्रेस। अब देखिए जब भी जो हमारा एक्सप्रेस का ऐप है इस लोकल पोर्ट के ऊपर रन होगा, जो हमारा होम रूट होगा वहां पर हमें ये मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो एक्सप्रेस जेएस या एक्सप्रेस। अब हमने रूट स्पेसिफाई कर लिया। अब रूट स्पेसिफाई करने के बाद हमने इस रूट को क्या करना है, कॉल भी करना है, यानी कि रन भी करना है। रन करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे app.listen। अब ये जो हमारा ऐप है, जो हमने एक्सप्रेस का ऐप बनाया है, उसको हमने लिसन करना है। अब लिसन किस पे हम करेंगे, किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर करेंगे। सर और वो आपकी पोर्ट स्क्रीन कौन, स्टक हो गई। एक मिनट मैं दोबारा शेयर कर, नहीं कोई इशू नहीं है, सही है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का इशू था या और का भी था? अब सर आपने मेरा शो भी कर, था लेकिन ओके ओके चलिए ठीक है। अभी आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन या नहीं? जी यस हो सर रही हो है। रही है। हो रही है। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेस को यूज करके हमने अपना एक सर्वर बना लिया। उस सर्वर के लिए हमने एक पोर्ट स्पेसिफाई कर ली कि सर्वर किस पोर्ट के ऊपर रन होगा। अब वो स्पेसिफाई करने के बाद हमने अपना होम रूट भी डिफाइन कर लिया कि किस रूट के ऊपर जाके ये रन होगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कॉल करना है, यानी इसको हमने लिसन करना है। अब लिसन हम करेंगे किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करेंगे। अब वो पोर्ट कौन सी है हमारे पास, इस केस में पोर्ट, पोर्ट के वेरिएबल के अंदर हमने 3000 पहले से स्टोर कर रखा है। आप यहाँ पर कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है हमारी लोकल पोर्ट, वो हमारी 3000 होती है। आपके अपने पीसी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर भी 3000 ही होगी, वो बहुत कम पीसीज होते हैं इनके ऊपर 3000 का आपकी पोर्ट हो। Well, अब ये देखिए अब हमने देखना भी है कि हमारा जो सर्वर है वो रन कर भी रहा है या नहीं। अब उसको चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक लॉग लगा देंगे जिसके थ्रू हम ये पता चल जाए कि हमारा जो सर्वर है वो काम कर भी रहा है या नहीं। सर्वर अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्वर है वो रन कर रहा है और वो किस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है। अब इसको रन करने के लिए ये देखिए, एक मिनट जब तक को थोड़ा एक्सपेंड कर, ये देखिए हमने सिंपल कमांड लगाई लोड app.js की, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया हमारी लॉग्स के अंदर कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। डन। इतना सब लोगों को समझ आ गया कि एक्सप्रेस का क्या रोल है, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे और क्या फंक्शनैलिटी है। इसके अंदर किसी का कोई भी इशू है तो वो पूछ ले अभी के लिए। सबको क्लियर है ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज आपकी। जी सर ठीक है, आप आगे चलें। ओके एक्सप्रेस तक क्लियर हो गया सबको, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये थी बेसिकली मतलब सिंपल और डिफरेंट चीजें जो कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं और यूज कर रहे होंगे। इनके साथ जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको और आइडिया होता जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल यूज से हम बनाते हैं पूरे के पूरे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, यानी कि अपने एमवीसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के साथ साथ एक छोटा सा CRUD करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हम एक CRUD क्रिएट करते हैं ताकि जिससे आप लोगों को आइडिया हो सके कि एप्लीकेशंस किस तरीके से काम कर रही होती हैं, किस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर उसके बैक को हैंडल कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन में।
स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? ओके, अभी हमने जो काम किया इस सारे को हम कर लेते हैं डिलीट, ताकि हमें आगे कोई इश्यू ना हो और ना ये पीछे वाला आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अभी के लिए हमने देखना अपने एमवीसी स्ट्रक्चर को। अब एमवीसी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये होता है हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर स्ट्रक्चर होता है। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास अपनी एप्लीकेशन के अंदर किस किस तरीके से कंट्रोलर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं और वो किस तरीके से स्पेसिफाइड है। आप जब भी किसी भी अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू कम इन बैकएंड, आप क्या करेंगे, सिंपल उसका एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे इस केस में हमने फोल्डर का नाम रखा हुआ है बूटकैम्प। बूटकैम्प के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब उस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हमने अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले जो मेन फाइल आती है वो हमारी आती है server.js। अब ये जो server.js की फाइल है ना, इसके अंदर आपके पूरे के पूरे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है। जैसे भी हमने एक एक्सप्रेस के अंदर एक सर्वर क्रिएट किया, उसका हमने एक रूट स्पेसिफाई किया था, उस तरीके से जो भी सारे काम होते हैं वो हमारे server.js की फाइल के अंदर हमने स्पेसिफाई किए होते हैं। देन आती है हमारे पास app.js। app.js की फाइल के अंदर हम रूट्स को देख रहे होंगे, यानी कौन कौन से रूट्स हैं हमारे पास और वो किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं। देन इसके बाद हम अपने डिफरेंट फोल्डर्स अंदर यूज करते हैं। अब एक फोल्डर जो मेन होता है वो होता है यूटिल्स के नाम से। अब ये जो आपका यूटिल्स का फोल्डर होता है ना, इस फोल्डर के अंदर आप अपने सारे के सारे जितने भी यूजेबल कंट्रोलर्स होते हैं उनको रख रहे होते हैं। अब कंट्रोलर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आपके लाइक का फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हम फंक्शंस को ही कंट्रोलर्स कह रहे होते हैं। तो आपके जितने भी फंक्शंस वगैरह होंगे जो कि आपने यूज करने हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यूज हो रहे होंगे, बार बार यूज हो रहे होंगे, आप उनको अपनी यूटिल्स की फाइल के अंदर रखते हैं। देन इसके साथ हमारी आती है एक रूट्स की फाइल। अभी जो आपकी रूट्स की फाइल है ना, इस रूट्स की फाइल के अंदर आप हर एक के लिए जो है अपना एक रूट अलग स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने एक रूट बनाया था, जैसे आपको नीचे रूट शो हो रहा है, साहिल इजाज वन ड्राइव गूगल डेस्कटॉप एंड बूटकैम्प, इस तरीके से जितने भी हम रूट्स बना रहे होंगे हम अपनी रूट्स की फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडल्स। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल्स के अंदर हमारे पास बेसिकली होते हैं अपने स्कीमाज होते हैं। स्कीमा यानी कि किस तरीके से डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा, वो हमारा आता है स्कीमा के अंदर, उसको हम अपनी मॉडल्स की फाइल के अंदर रखते हैं। देन उसके बाद वी हैव कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर हम अपने कंट्रोलर स्पेसिफाई करेंगे कि किस किस तरह का कंट्रोलर होगा और वो क्या क्या काम कर रहा होगा। देन इसके बाद जब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे ना, जो सबसे मेन चीज आती है वो होती है आपकी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल, जिसका हम नाम देते हैं config.env। अब ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल है ना, ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अभी के लिए जो सा मैं 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर करना स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मैं आपको जो सा है अपने किसी और प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल दिखाता हूँ, तो उससे आपको जो सा क्लियर होगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, आप लोगों को भी config इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल के अंदर जो है आपको नोड इन्वायरमेंट, डीबी और पोर्ट, 3 चीजें जिस टाइम पे आपको शो हो रही है। अब ये जो डीबी की है ना फाइल, जी आपको क्वेश्चन है मोहम्मद अहमद? नो सर। ओके, आपका हैंड रेज था इसलिए मैंने पूछा। ओके, अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास डीबी पोर्ट
और डेवलपमेंट, ये बेसिकली 3 चीज़ें शो हो रही हैं। अब ये जो डीबी है ना, डीबी का यहाँ पे मतलब है डेटाबेस। आपकी जो डेटाबेस का जो यूआरएल है, जो स्ट्रिंग है, वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी जो फाइल है वो किस डेटाबेस के ऊपर जाके क्रिएट होगी। अब देखिए, अभी के लिए जो है मैं आपके सामने एक डेटाबेस क्रिएट जस्ट वन मिनट। अभी के लिए जो है हम MongoDB डेटाबेस के अंदर आए हैं, ठीक है। अभी मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट किया है, आई एम लॉगिन इट अगेन। अब देखिए आपको अभी डिस्प्ले होगा कि जब आप डेटाबेस के अंदर MongoDB के अंदर जब आपके क्रिएट हो जाएंगे तो आपको किस तरीके का जो है, लेकिन मैं दूसरे अकाउंट के अंदर बता देता हूँ कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, जब आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, अपने क्लस्टर क्रिएट कर लेंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अभी हम नेटवर्क ऐप में आते हैं, यहाँ पर हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपने क्लस्टर का नेम लगाया होगा, आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे मेरे इस क्लस्टर का नाम है नेटवर्क ऐप, तो इस सिंपल आपका यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होगा, आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्वियसली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करना है। अब ये देखिए, चूंकि इंटरनेट काफी स्लो है, तो हमें इसको काम करते हैं, हम अपने CMD के थ्रू VS कोड को यूज करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको रहने देते हैं। आपको अपने क्लस्टर के अंदर कनेक्ट का एक बटन शो होगा, इस कनेक्ट के बटन के अंदर आना है आपने। Then, ये देखिए, यहाँ से आगे आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को लेना है। तो बस मैं यहाँ से आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग को लेके आपने इसको अपने VS कोड के अंदर यूज करना है। वहां से जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की होगी, उसको सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये देखिएगा, इस URL के अंदर रीड राइट के कीवर्ड से पहले आपने अपने फोल्डर का या अपनी जो
अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसका जो भी नाम स्पेसिफाई करना है आपने सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे इसका हम नाम रख देते हैं डेमो प्रोजेक्ट, ये हमने नाम स्पेसिफाई कर दिया। अब ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस के साथ अपने VS कोड को कनेक्ट करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हमें यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करना होगा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था एक्सप्रेस को यूज करने के लिए। सिंपल npm init, npm init जैसे ही आप करोगे आपकी package.json की फाइल इंस्टॉल होगी। ये काम पहले भी हम कर चुके हैं। अब ये देखिए आपके पास package.json की फाइल भी आ गई और आपके पास पैकेजेस भी अपने इंस्टॉल हो गए। अब इसके अंदर हमने जितने भी अपने पैकेजेस को यूज करना है हम उनको बारी बारी इंस्टॉल करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आता है हमारे एक्सप्रेस का, इसको यूज करके हम अपना सर्वर क्रिएट कर रहे होंगे। इससे आप फैमिलियर हैं, हम पहले भी इसको यूज कर चुके हैं। सिंपल आपने npm एक्सप्रेस लिखना है, आपका एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यूज करना है .env। अब ये जो .env है ना, ये वो पैकेज है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल का पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते जाएंगे इनके साथ आपकी फैमिलियरिटी जो से बढ़ती जाएगी। ये पैकेजेस बेसिकली आपके डेवलपमेंट को इजी कर रहे होते हैं, इनकी यूज से हम इनसे अपनी स्केलेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं इजीली। इनके बारे में इतना इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं कि मतलब ये पैकेज है इसका क्या काम है, बस इतना जान लें कि एक पैकेज है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सप्रेस का पैकेज है, इसके थ्रू हम अपने रूल्स क्रिएट करते हैं। .env का जो पैकेज है इसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को अपनी फाइल के अंदर, सर्वर की फाइल के अंदर फेच कर सकते हैं। ओके, अब अभी के लिए हमने क्या करना है, जो अपनी एक्सप्रेस की फाइल है इसके अंदर हम अपने सर्वर्स को क्रिएट करेंगे और ऐप की फाइल होगी हमारी app.js। ये जो दो फाइल है ना, server.js फाइल और app.js, ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हमारी मेन फाइल्स होती है। इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन होनी होती है। अब देखिए जो आपकी app.js की फाइल है ना, इसके अंदर आप अपने एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करते हैं। अब एक्सप्रेस का सर्वर हम क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। एक्सप्रेस को आपने रिक्वायर किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद आपने एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करना है। सिंपल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर, जिन स्टेप्स के ऊपर हमने आगे एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट किया था उसी तरह हम एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब ये क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से। हम इसको एक्सपोर्ट क्यों करेंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब भी आपका प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन रन होती है ना, तो सबसे पहले इन फाइल्स के अंदर से जो फाइल रन होती है वो आपकी हमेशा server.js की फाइल होती है। server.js की जो फाइल होती है ये स्पेसिफाई करती है आपके सर्वर को कि आपका सर्वर कौन सा है, और यही जो फाइल होती है इसने सबसे पहले कॉल ऑन होता है। अभी हमने क्या किया, एक्सप्रेस का जो सर्वर है हमने अपनी app.js की फाइल के अंदर क्रिएट की है। अब इसको हमने क्या करना है, अपनी server.js की फाइल के अंदर कॉल करना है। सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर, उसी स्टेप्स के ऊपर जिस तरह हमने एक्सप्रेस के सर्वर को कॉल किया ऐप के अंदर, हम सर्वर के अंदर क्या किसको कॉल करेंगे, ऐप को कॉल करेंगे। अब उसको कॉल करने के लिए सिंपल वही लाइन, ऐप इक्वल टू रिक्वायर ऐप ऐप.js। अब देखिए जो बेस्ट अप्रोच होती है ना, बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आपने जिस नाम के साथ किसी भी सर्वर या वेरिएबल या नेम को एक्सपोर्ट किया है ना, आपने उसी नेम के साथ उसको आगे कॉल करना है। आप डिफरेंट नेम्स भी यूज कर सकते हैं, उसका इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप सेम नेम यूज करें तो वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लार्ज एप्लीकेशंस के अंदर जाके जो हमारा सर्वर होता है उसको नेम रीडिंग के अंदर इशू आना लग पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये नेम और ये नेम डिफरेंट रख लेते हैं, वो रेगुलर केसेस में तो ये इशू नहीं क्रिएट करता, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पाथ प्रोवाइड करना है। क्योंकि जो आपने जब अपने प्रोग्राम को रन करना है उस केस पे आपने क्या करना है कि आपकी जो मोंगोडीबी की डाटाबेस है ना, उसके अंदर जाके आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है ताकि आपके पास जितने भी यूजर्स हो उनका डाटा आपके पास अपनी डीबी के अंदर स्टोर हो सके। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पाथ प्रोवाइड करना है। अब ये जो पाथ का वेरिएबल है इसके लिए हमें पाथ का पैकेज कॉल करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास जो पैकेज.json की फाइल है इसके अंदर हमारे पास पाथ के नाम से कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ इंस्टॉल करेंगे। ये तो चीज़ें हैं अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं, जितने हमने पैकेजेस जिन डिपेंडेंसीज को यूज़ किया है एज अ बैकएंड पर। जब भी आप बैकएंड के ऊपर काम कर रहे होंगे, ये सिंपल और नॉर्मल है, यानी ये किस हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज़ होगी, हर प्रोजेक्ट के अंदर ये सेम होगी। अब देखिए, हमने पाथ की डिपेंडेंसी को जैसे इंस्टॉल किया, ये हमारी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर इंस्टॉल होगी। अब इसके बाद आपने पाथ को भी पाथ के पैकेज को भी रिक्वायर कर लिया, जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का पाथ अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर देख सकते होंगे। अब इसके बाद देखिए, जब भी आपने ये काम करना है, हमने अभी पहले क्या किया था कि उसको हम अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को कॉल कर रहे होंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल के अंदर कॉल कर लेंगे। डॉट env। अब इससे क्या होगा, जो हमारे डॉट env का जो डिपेंडेंसी है, जो हमने अभी की थी, इंस्टॉल की थी, वो भी हमारे पास कॉल हो जाएगी। अब अब देखिएगा, अब हमने क्या करना है, जो हमारी config डॉट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल है ना, उसके अंदर से हमने अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को फेच करना है। अब डॉट env जो फाइल है ना, ये सिंपल आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को पाथ प्रोवाइड करती है, उसका पाथ आपको प्रोवाइड करेगी। अब डॉट env डॉट config जब आप करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि जो आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है ना, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की जो डिपेंडेंसी है, वो सिंपल आपकी इस config डॉट इन्वायरमेंटल की जो फाइल है, इसका पाथ प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर से जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, और उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर्ड है, उनको फेच करती है। अब देखिए, इसके लिए हम इसको पाथ प्रोवाइड करेंगे, config डॉट इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अब देखिएगा, डॉट env का जो डिपेंडेंसी है, वो हमें या हमारे जो प्रोग्राम है, जो हमारी जावा नोड जेएस है, इसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल को रीड कर सके। अब ये जो डॉट पाथ का जो है ना हमारे पास डिपेंडेंसी, इस पाथ की डिपेंडेंसी के थ्रू हम अपनी इस सर्वर की फाइल को किसी भी फाइल का पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे भी हमने क्या किया कि डॉट env डॉट config के फंक्शन के अंदर हमने पाथ प्रोवाइड किया config डॉट इन्वायरमेंटल की फाइल्स का। अब ये जो config डॉट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की जो फाइल है, इस पूरी की पूरी फाइल का पाथ हमने सर्वर की फाइल को प्रोवाइड कर दी है। अब इस डिपेंडेंसी के थ्रू जो हमारी सर्वर है, जो हमारा सर्वर का फाइल है, वो इनेबल हो चुका है कि वो। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने अपना सर्वर क्रिएट करना है। अब सर्वर क्रिएट करने के लिए पहले आपने देखा था कि हमने एक्सप्रेस के नाम से एक्सप्रेस को यूज करके सर्वर क्रिएट किया। एक्सप्रेस का सर्वर ये भी तक क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, HTTP सर्वर क्रिएट करना है, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी वेबसाइट रन होती है, वो इन यूआरएल्स के ऊपर रन होती है। HTTP www फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये हमारी एक, उसका जो भी यूआरएल होगा वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, HTTP या HTTPS। अब HTTP और HTTPS क्या होते हैं, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को कॉल करते हो, उसके यूआरएल्स बनाते हो, तो उनके कोई ना कोई ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि किन बेसिस के ऊपर रिक्वेस्ट हो रही है और किन बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्सेज जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज हो रहा हो। अब इसको कॉल करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले हमें HTTP का जो पैकेज है, जो उसकी जो डिपेंडेंसी है, हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। साथ साथ हम अपने पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर लेंगे, ताकि हम इनको बाद में भी यूज कर सकें। अब ये जो फाइल्स होती हैं, सर्वर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और ऐप जेएस की जो फाइल्स होती हैं, इन फाइल्स को अगर आप अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर लें, तो आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपको इन फाइल्स को बनाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, इवन तो सारे डेवलपर्स यही करते हैं कि वो इन फाइल्स को रीयूजेबल बनाते हैं। यानी हर प्रोजेक्ट के अंदर आप इन फाइल्स को फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना रहे होते, आप एक दफा इन फाइल्स को बना लेते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट डिमांड्स एंड फंक्शनैलिटी, आप इनको मोल्ड करते जाते हैं, आप उन्हें चेंज करते रहते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इनको इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना सर्वर क्रिएट करना है। अब जो सर्वर हमने क्रिएट करना है, सर्वर हमेशा एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट होगा। अब देखिएगा, पहले हमने जो सर्वर क्रिएट किया था, सिंपल वो इन लाइंस के ऊपर सर्वर हमारा क्रिएट हो गया था। अब इस सर्वर को हमने क्या करना है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के साथ लिंक करना है। उसके लिए हम सर्वर क्रिएट करेंगे HTTP का। Here it is।
अब इससे क्या हुआ है कि हमारा जो सर्वर है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का जो सर्वर है वो क्रिएट हो गया। अब हमने जब पहले एक्सप्रेस का एक सर्वर क्रिएट किया था, जिसको हमने एक लोकल पोर्ट के ऊपर डाउन किया था, जो कि हमारी 3000 थी। अब ये जो सर्वर है, इस सर्वर को भी हमने किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर डाउन करना है। अब वो जो पोर्ट है वो हमने अपनी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल के अंदर स्पेसिफाई की है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने सिंपल क्या किया था कि हमने इस तरह एक वेरिएबल के अंदर अपनी पोर्ट को जो से स्पेसिफाई कर दिया था कि ये हमारी जो से 3000 पोर्ट है और हम इसको यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पर बात आती है आपकी सिक्योरिटी की। देखिए, जब आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप इसकी एक रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी बना के आप इसको अपनी गिटहब के ऊपर शेयर करते हैं। लेट मी शो यू रेपोजिटरीज। रेपो किस चीज को कहते हैं, ये देखिएगा। अब ये देखिए, ये होती है रेपो। जब आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल को बनाते हैं, अब उनको बना के अपनी रेपो के अंदर पुश करते हैं। जैसे अभी एक रेपो आपको सामने डिस्प्ले हो रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है सेम वही है जो अभी हम फाइल बना रहे हैं उससे। अब इस केस में क्या होता है, सिक्योरिटी किस तरीके से जो सी इफेक्ट होती है। सपोज करें आपने अपनी जो फाइल है उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने अपनी सर्वर की फाइल के अंदर ही रख दिए। इन नियर फ्यूचर अगर कोई भी पर्सन, कोई भी हैकर इस फाइल को अप्रोच करता है, तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, जितनी भी आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन है वो उस पर्सन के पास आ जाएगी और आपकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की जो फाइल होती है ना, अपनी पोर्ट्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अभी के लिए देखें, हमने अपनी config डॉट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की जो फाइल है, इसी के अंदर हमने अपनी पोर्ट को स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इस पोर्ट को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को कॉल करेंगे। अब पोर्ट को हमने फेच करने के लिए सिंपल कोई भी वेरिएबल बना लें, पोर्ट के नाम से वेरिएबल बना लें। अब ये जो प्रोसेस डॉट इन डॉट पोर्ट है ना, ये एक फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम अपनी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की जो फाइल है उसको रीड कर सकते हैं। अब इसको रीड करके जो हमारी जो पोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है वो किस पोर्ट के ऊपर रन होगा। इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि हमारी पोर्ट है कौन सी, हम सिंपल यहाँ पे एक लॉग लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पोर्ट हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के लिए स्पेसिफाई की है, क्या ये पोर्ट वही है या कोई और है। अब हमने अपनी पोर्ट भी स्पेसिफाई कर ली, हमने अपना सर्वर भी क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। अब हमने डेटाबेस क्रिएट तब होगी जब हम उसको क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने उसको उसके साथ कनेक्ट करना है, अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है। अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती है डेटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि अभी हम अपने डेटाबेस के क्लस्टर में से लेकर आए थे। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी सर्वर फाइल के अंदर यूज करने के लिए सेम उसी तरह जिस तरह हमने पोर्ट को कॉल किया, हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को भी कॉल करेंगे। ये इस लाइन के थ्रू हम अपनी जो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, हम उसको यहाँ पर डिफाई कर लेंगे और उसको कॉल कर लेंगे। अब देखिए, जब भी आप नोड.जेएस के अंदर काम कर रहे होंगे, इस मोंगोडीबी के साथ वर्क कर रहे होंगे, तो एक चीज है मोंगूज, जिसके बारे में जो आप मोस्टली यूज कर रहे होंगे। अब मोंगूज क्या है, मोंगूज बेसिकली वो फंक्शनैलिटी है या वो फ्रेमवर्क है, एक पैकेज है जिसके थ्रू जो है आप अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब जो मोंगूज का डिपेंडेंसी है ना, उसको यूज करने के लिए भी सिंपल, जिस तरह हमने एक्सप्रेस को यूज किया उस तरह हम npm i mongoose करके mongoose का जो पैकेज है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर लेंगे। इंस्टॉल हुआ। अब जैसे हमारी mongoose की डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, हम इसको जो है अपने सर्वर की फाइल के अंदर कॉल कर लेंगे। अब इसको कॉल किया, कॉल करने करेंगे,
अपने मंगूज को यूज करके, मंगूज की जो डिपेंडेंसी है उसको यूज करके हम अपनी डेटाबेस के साथ अपने कोड को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सिंपल लाइन ऑफ कोड है मंगूज डॉट कनेक्ट। मंगूज डॉट कनेक्ट का जो फंक्शन है ना, ये आपकी कोड को आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। अब मंगूज डॉट कनेक्ट डीबी करने से जो हमारी डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल करने से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी। और ये जो फंक्शन है मंगूज डॉट कनेक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है मंगूज का अपना, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, हमारी डेटाबेस को साथ इसको कनेक्ट करेगा। अब सपोज करें आपने अपनी डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया, आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन के दरमियान कोई एरर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताएगा कि एरर क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। उस केस के लिए आपको यहाँ पर एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, डॉट 10 का जो फंक्शन है ये बताता है कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो उस केस पे आपने क्या करना है, सिंपल एक एरर फंक्शन हम कॉल कर लेंगे जो कि हम ये बता देगा कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब आप यहाँ पे जो से कोई भी लाइन ऑफ कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं जो आपको ये बताएं कि हमारी जो कोड है हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया या नहीं। और अगर ये नहीं होता तो उस केस में जो एरर आएगा आपने उस एरर कैच करना है और सिंपल वो एरर थ्रो कर देना है। एरर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये दिखेगा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। अगर तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो वेल एंड गुड। उस केस में हमारे पास एक लॉग आ जाएगा जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, यानी जो हमारा सर्वर है वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। और एरर आ जाएगा हमारे पास जो सा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अब ये तो वो था कि हमारे पास जो सा कनेक्शन एस्टेब्लिश कब होगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस सर्वर को कॉल करना है, यानी सर्वर को हमने बताना है पोर्ट के ऊपर जाके लिसन करना है, सर्वर डॉट लिसन। अब इसने लिसन किस पोर्ट पे करना है, उसी पोर्ट के ऊपर जो हमने अपनी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया था। सिंपल यहाँ पे उस पोर्ट को स्पेसिफाई कर दें और साथ में उसको एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर दें। सर्वर इज रनिंग। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्वर जो है वो कॉल हो गया। अब ये थी हमारी सिंपल सर्वर डॉट जेएस की फाइल, जिसके अंदर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी ऐप का पाथ क्या होगा और वो किस तरीके से जो है हमने उसको रन करना और कॉल करना है। एक्सप्रेस के जो है हमारा सर्वर उसको क्रिएट करना होता है। अब आगे हमने स्क्रिप्ट्स की बात की नहीं है। अब जो मेन चीज होती है यहाँ पर वो होती है स्क्रिप्ट्स। जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आपके कोड को रन करने में इनेबल करती हैं, आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, अब आ रही है। ओके ओके, सॉरी एक्चुअली जो है इंटरनेट का इशू हो गया था दोबारा से। तो फिर मैं एक्सट्रीमली सॉरी, बार बार जो है इंटरनेट की इशू हो रही है। तो
ये जो से लेखन पड़ेगा। ओके, तो अभी जो से हम जो से अपनी स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर जो से लिखा हुआ है, एक है टेक्स्ट की स्क्रिप्ट, टेक्स्ट की कमांड, और दूसरी है हमारे पास स्टार्ट की कमांड। जो स्टार्ट की कमांड है ना, इसके अंदर आप जो सा है नोड, जो आपकी node.js है वो रन करेगी आपकी सर्वर की फाइल server.js। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम यहाँ पे नोड यूज करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं वो रन टाइम के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते। अब अपने चेंजेस को हमने रन टाइम के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोड मूव को यूज करते हैं। हाँ, सिंपल यहाँ पे नोड मूव यूज करेंगे। अब नोड मूव से क्या होगा कि जो भी हम अपने चेंजेस कर रहे होंगे वो रन टाइम के ऊपर हमें रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब ये देखें, अब ये देखें, अभी के लिए हमने सर्वर क्रिएट किया था अपना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ऐप के app.js की फाइल के अंदर हमने अपने एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट किया। इसको यहाँ से हमने किया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने अपने सर्वर की फाइल के अंदर उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद जो भी हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर जो हमारी डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो हमने स्पेसिफाई की। स्पेसिफाई करने के बाद हमने अपनी पोर्ट स्पेसिफाई की कि उसने किस पोर्ट के ऊपर रन करना है। अब ये देखें, यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि पोर्ट हमारी 3000 है, सर्वर इज रनिंग और कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब ये चेक करने के लिए कि डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके देखते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ भी है या नहीं। तो डेटाबेस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। यही वो डेटाबेस है जिसके साथ अभी हमने अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल देखें, हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, सर्वर को हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्पेसिफाई करना है कि इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या हो रही होगी, यानी काम क्या करने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स का जो फोल्डर है ना, इसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं अपने स्कीमास को। स्कीमा बेसिकली होता है कि हम किस तरीके से जो है अपने रियल वर्ल्ड एंटिटी को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन करके दिखाऊं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यूजर मॉडल। अब यूजर मॉडल डॉट जेएस की जो फाइल है, इसके अंदर हम अपने यूजर का स्कीमा डिफाइन कर रहे होंगे। अब स्कीमा किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, देखिए सिंपल हमने क्या करना है, पहले हम अपने मंगूज को कॉल करें। मंगूज की डिपेंडेंसी को जैसे ही हम अपने पास कॉल करेंगे, यहाँ पे हमें अपने यूजर का स्कीमा बनाना है। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, न्यू मंगूज डॉट स्कीमा, ये वो बाय डिफॉल्ट लाइन ऑफ कोड्स हैं जिनको अपने यूज करना ही है, जिनको यूज करके हम अपने स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्कीमा को क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि इस स्कीमा की क्या क्या फील्ड होगी। स्कीमा का मतलब है कि हमारा यूजर डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर्ड होगा, यानी एक यूजर जब भी हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा तो उसके अगेंस्ट कौन कौन सी लाइन ऑफ कोड्स होंगी या कौन कौन सी जो फील्ड्स होंगी वो हमने अपने यूजर के अगेंस्ट स्टोर करानी है। जैसे हमारे यूजर का नेम आ जाएगा, उसकी हम टाइप रख लेंगे स्ट्रिंग। ईमेल आ जाएगी, ईमेल की भी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। इस तरह से आपने किसी भी जो सा स्कीमा या किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो भी हमने फील्ड स्पेसिफाई करनी हो, हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो हमारी डेटाबेस के अंदर जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, वो किस तरीके से स्टोर हो रही होंगी। नेक्स्ट, अब ये देखें, जो ये चीज है ना टाइम स्टैम्प्स, इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू जो है ना, जब भी आपकी इस डेटाबेस के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब भी इस यूजर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका टाइम उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जैसे टाइम हो रहा है 252 के ऊपर जब भी हमारी डेटाबेस के अंदर यूजर आके अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, बल्कि यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ ये भी स्पेसिफाई होगा कि ये यूजर कितने बजे क्रिएट हुआ। तो
ये जो टाइम स्टैम्प्स की फील्ड है, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ये क्या करेगी, सिंपल उस ऑब्जेक्ट के, चाहे वो यूजर का ऑब्जेक्ट हो, यानी चाहे वो हमारे पास यूजर क्रिएट हो रहा हो, या चाहे कुछ और डॉक्यूमेंट अपने हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो रहा हो, ये उसके क्रिएशन का जो टाइम है उसको अपने पास स्टोर करेगा। अब इसको यूज करने के लिए हम इसको यहाँ से करते हैं सिंपल एक्सपोर्ट। अब ये देखिए, अब इस तरह करने से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्कीमा है ना, हमारे अपने स्कीमा का हमें कोई ना कोई इसको नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यूजर स्कीम है ना, इसको हम नाम देते हैं यूजर का। अब इससे क्या होगा, जो हमारा यूजर स्कीम है, उस यूजर स्कीमा को हमारे कोड में तो हमें पता है कि ये यूजर स्कीमा के नाम से स्टोर्ड है, लेकिन जब डेटाबेस के अंदर यूजर स्कीमा क्रिएट होगा, यानी यूजर का एक फोल्डर क्रिएट होगा, तो वो यूजर स्कीमा के नाम से नहीं बल्कि यूजर के नाम से क्रिएट होगा। यानी जो भी यूजर हमारा क्रिएट होगा वो यूजर के फोल्डर के अंदर जाके यूजर का कोई ना कोई डाटा स्टोर होगा। तो इसलिए जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ से सिंपल इस यूजर के वर्ड को ही एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इसे कहते हैं किसी भी डेटाबेस का स्कीमा क्या होता है। अब ये बेसिकली हमारे पास डेटाबेस की स्कीमा के अंदर यूजर का स्कीमा है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कीमास भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजर का स्कीमा ही नहीं होगा। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल यूजर के साथ साथ आपके पास अगर आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्टोरीज हैं, पिक्चर्स हैं, तो आप हर एक चीज का डिफरेंट स्कीमा क्रिएट कर रहे होंगे। ये होता है स्कीमा। नेक्स्ट वन जो चीज है वो होती है हमारे पास कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कंट्रोलर्स बेसिकली फंक्शंस को ही हम कंट्रोलर्स कह रहे हैं। अब कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंट्रोलर्स हैं वो हमारे पास होते हैं ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर्स, जिनको हम ऑथ कंट्रोलर्स भी कहते हैं। अब ऑथ कंट्रोलर्स क्या होते हैं, देखिए, जब भी किसी यूजर ने लॉगिन करना है या लॉग आउट करना है, उस टाइम पे जिन चीजों के थ्रू हमारे डेटाबेस से हम ये वेरीफाई करा रहे होते हैं कि यूजर हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हम यूज करते हैं ऑथ के थ्रू, यानी ऑथेंटिकेशन के थ्रू। यूजर की जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑथ के थ्रू होती है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं हमारे पास ऑथ के कंट्रोलर्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं यूजर कंट्रोलर्स। अब यूजर कंट्रोलर्स क्या होंगे, यूजर कंट्रोलर ये वो कंट्रोलर हैं जो कि यूजर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने यूजर का स्कीमा बनाया, अब यूजर ने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो इन कंट्रोलर्स की हेल्प से करनी है। देखिए, जैसे अभी हम क्या करेंगे, यूजर को कुछ काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाते हैं स्पोर्ट्स डॉट क्रिएट अकाउंट के नाम से। Guys, just give me a second. अच्छा साहिल, चूंकि अभी टाइम हमारा ओवर हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, सो आई Okay. थिंक यहाँ पे हम जो है स्टॉप कर दें। और जो थोड़ी सी चीज़ें हमारी रह गई हैं, आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। एपीआई इसको रियल टाइम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमारी रह गई हैं। मॉडल्स वगैरह हाँ में डाटा जी, कैसे सेव होता है, हाँ जी ऐसे ही। बिल्कुल, अभी वो, हाँ जी, एपीएस की इम्प्लीमेंटेशन ही रहेगी थी।
तो हाँ जी। अगला सेशन जो है ना वो हम कुछ इस तरीके से प्लान करते हैं कि 2 की बजाय 2.5 घंटे का रख देंगे। जो पहला आधा घंटा होगा या 45 मिनट्स होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी टॉपिक्स इसमें रह गए हैं वो हम कवर कर दें। उसके बाद हम कोई एक एप्लीकेशन फुल स्टैक बना देंगे, ताकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं फ्रंट एंड के रिएक्ट पे, बैक एंड पे, ये सारे एपीआईज वगैरह बनाना, रियल टाइम में उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारा फ्रंट एंड बैक एंड ये सारा काम करता है। तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। आई थिंक ये मेरे इंटरनेट का इशू है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हाँ जी, नेक्स्ट इंटरनेट का भी काफ़ी इशू था, उसके लिए मैं apologize करता हूं। इंटरनेट का भी काफ़ी इशू था, अभी भी है, तो जिसकी वजह से मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं कवर हो सकी। अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब एपीएस की इम्प्लीमेंटेशन रहती है, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन तो सारी हो चुकी है, It's लेकिन fine, जस्ट रियल it's टाइम fine. इम्प्लीमेंटेशन और रियल टाइम It's fine, it's fine. जो कि हम्म। जो कि हम बस वो जो हमारा नेक्स्ट सेशन में कर देंगे इंशाल्लाह। यस आई थिंक सो कि यस 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 इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा हम इंशाल्लाह उसी में कवर कराएंगे जो चीज़ें रखी है वो प्योर डेटा इम्प्लीमेंटेशन की। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच शायद आपके टाइम का, बाकी सारे अटेंडेंस का शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे, और हम फुल स्टैक की एक एप्लीकेशन उसके अंदर बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।